बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नवीद साबरी हियर। अस्सलाम वालेकुम। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। और ये वो टॉपिक है कि जो ग्रामर की बेस कहा जा सकता है, जो बुनियाद कहा जा सकता है। अगर हम कोई एक टॉपिक ऐसा लें कि जिसपे हम कहें कि जो आगे आने वाले हर मेजर ग्रामर के टॉपिक के साथ टच है, तो वो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक हो सकता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स के ऊपर ऑपरेट करता है। जरा देखें ये वाला फंक्शन कि ही रीड्स अ स्टोरी। एक हमारा सेंटेंस है। ही रीड्स अ स्टोरी में स्टोरी के वर्ड को मैंने हाईलाइट किया। अगर मैं स्टोरी के वर्ड की जगह पे बुक का वर्ड लिखता हूं तो ही रीड्स अ बुक। ये करेक्ट है, हो सकता है। स्टोरी बुक, स्टोरी को बुक रिप्लेस कर सकता है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ही रीड्स अ राइट, तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि स्टोरी को राइट रिप्लेस नहीं कर सकता। इसी तरह से ही रीड्स अ स्टोरी, तो अब रीड के ऊपर फोकस है। ही राइट्स अ स्टोरी, राइट हो सकता है। राइट रीड की जगह पे आ सकता है, तो ये करेक्ट है बात। राइट। लेकिन ही बुक अ स्टोरी, बुक रीड की जगह पे नहीं आ सकता। रॉन्ग है। अच्छा, अब जरा गौर करने वाली बात है कि स्टोरी की जगह पे बुक आ सकता है, राइट नहीं आ सकता। लेकिन दूसरी जगह, दूसरी तरफ रीड की जगह पे राइट आ सकता है, बुक नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि स्टोरी और बुक का आपस में कोई ना कोई ऐसा रिलेशन जरूर है जो स्टोरी और राइट का नहीं है। और दूसरी तरफ रीड और राइट का ऐसा कोई ना कोई रिलेशन जरूर है जो रीड और बुक का नहीं है। तो इट मीन्स कि वर्ड्स जो हैं वो अपने फंक्शन, जाहिर है कि वर्ड सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं ना, कोई ना कोई मीनिंग देते हैं। तो वो अपने फंक्शन की बेस पे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो वो कैटेगरीज जो फंक्शन की बेस पे वर्ड्स की बनाई जाती हैं या समझ लें नेचुरली बनी हुई हैं, उनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम उनको कह सकते हैं कि द कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस दे परफॉर्म इन सेंटेंसेस, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में ये टोटल 9 है। वैसे 8 ही हैं, ट्रेडिशनली 8 ही हैं। आर्टिकल को मैंने एक अलग कलर में प्रोमिनेंट करके लिखा है। इस पे हम थोड़ी सी बात आगे चल के करेंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह से है और किस तरह से नहीं है, लेकिन आप इसको बेसिकली समझें कि ये 8 ही हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि ऑक्सफोर्ड बुक्स ने, कुछ राइटर ने 10 भी लिखे हैं। 10 भी लिखे हैं, यानी कि आर्टिकल्स, आर्टिकल और इसके कुछ मिलते जुलते को डिटर्मिनर्स और कुछ को डिमॉन्स्ट्रेटिव्स करके लिखा हुआ है अलग से। लेकिन वो एक एक समझ लें कि वो एक लिंग्विस्टिक्स की एक बहस है। फिलहाल आपको यही समझना है कि 8 ही हैं बेसिकली। आर्टिकल उसमें ऐड किस तरह से हो सकता है, किस तरह से नहीं हो सकता, हम आगे चल के बात करेंगे। नाउन क्या है जी? नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया का नेम होता है। तो नेम स्टूडेंट भी है, ट्रेन भी है, कैट, ऑनेस्टी, कंप्यूटर, फ्रेंड, फ्रेंडशिप, हाउस, डेमोक्रेसी। अब इन सब चीज़ों को अगर आप देखें तो आपको आइडिया मिलेगा कि इसमें पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, हर चीज़ की एग्जांपल आपको मिल गई। फोकस थोड़ा सा हमें आइडिया के ऊपर करना है क्योंकि बच्चों को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये शुरू वाली क्लासेस में नहीं बताया जाता। देखिए, फ्रेंड एक पर्सन है, ठीक है? फ्रेंड पर्सन है और फ्रेंडशिप आइडिया है। तो फ्रेंडशिप आइडिया है मीन्स कि आइडिया वो चीज़ जो सिर्फ सोची जा सकती है, कहीं पे देखी नहीं जा सकती, उसको हम आइडिया बोलते हैं। और वो भी नाउन होता है।
इसी तरह से आगे प्रोनाउन पे चलते हैं। तो प्रोनाउन कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन या किसी नाउन फ्रेज को रिप्लेस करता है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसा कि इन दो सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो ही अली को रिप्लेस कर रहा है, इट जो है वो द ट्रेन को रिप्लेस कर रहा है, दे ट्रेन्स प्लूरल है तो वो उसको रिप्लेस कर रहा है। और याद रखें कि प्रोनाउन फिक्स होते हैं लैंग्वेज में, हम अपनी तरफ से प्रोनाउन बना नहीं सकते। तो ही, इट, दे या इस तरह के फिक्स हैं और वो वही यूज होते हैं। इस तरह से एजेक्टिव, एजेक्टिव वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है कि वो क्या है, किस तरह का है, कितना तादाद है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एग्जाम्पल देखें, द लेजी डॉग सैट ऑन द रग। इसमें लेजी जो है वो डॉग के अंदर मीनिंग ऐड कर रहा है, डॉग के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो लेजी एजेक्टिव है। ऐसे ही टायर्ड जो है वो ही के बारे में कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो टायर्ड एजेक्टिव है ही का। ठीक है, तो इस तरह से एजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी फर्दर इंफॉर्मेशन देता है। अब जरा हम देखते हैं कि इन फ्रेजेस में कितने एजेक्टिव्स हैं। तो इन फ्रेजेस में अब जैसा कि अगर हम ये देखें ना यहाँ पे रुक के कि इसमें कितने एजेक्टिव्स हैं, मतलब कौन सा, सॉरी, आप ये समझ लें कि इसमें कौन सी फ्रेज है जिसमें एजेक्टिव मौजूद है, तो वो सिर्फ एक ही है, ओल्ड मैन। ऐसे ही इन फ्रेजेस में कौन सी ऐसी फ्रेज है जिसमें एजेक्टिव मौजूद है, तो उसमें भी सिर्फ एक ही है और वो है वेरी बिजी, इसमें बिजी एजेक्टिव है। ऐसे ही इन फ्रेजेस में किन में एजेक्टिव नहीं है, तो वो कौन सा है, अनटिल नाउ। बाकी सब में कोई ना कोई एजेक्टिव है, कोल्ड वाटर में कोल्ड एजेक्टिव है, रेनी डे में रेनी एजेक्टिव है, ग्रेट आइडिया में ग्रेट एजेक्टिव है, गोल्ड स्टार में गोल्ड एजेक्टिव है। मतलब क्या है कि अनटिल नाउ ऐसा फ्रेज है कि जिसमें कोई भी एजेक्टिव नहीं है। अच्छा, इसी तरह से ये जो हमारे पास है इनमें भी वेट हियर एक ऐसा एजेक्टिव है कि जिसमें एक ऐसा फ्रेज है कि जिसमें एजेक्टिव नहीं है। माई फ्रेंड में माई एजेक्टिव है, इज हॉट में हॉट एजेक्टिव है, लकी डे में लकी एजेक्टिव है, दैट गाय में दैट एजेक्टिव है। वेट हियर ऐसा है कि जिसमें कोई एजेक्टिव नहीं है। ऐसे ही हम आगे चलते हैं। तो अब आपने मुझे ये बताना है कि इस सेंटेंस में कितने एडजेक्टिव्स हैं। द ओल्ड डॉग वॉज टायर्ड एंड डर्टी, तो आंसर है 3। ठीक है, कौन कौन से, इसमें कौन कौन से हैं, ओल्ड, टायर्ड और डर्टी, ये तीनों एडजेक्टिव्स हैं और तीनों ही डॉग के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ऐसे ही आई एट अ पीस ऑफ केक विद माई कॉफी, इसमें कितने हैं, कितने एडजेक्टिव्स हैं, इसमें सिर्फ एक है और वो कौन सा है, माई। माई का वर्ड जो है वो यहाँ एजेक्टिव है और वो कॉफी में मीनिंग ऐड कर रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो वर्ब, वर्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो किसी भी एक्शन या स्टेट के बारे में बताता है। और वर्ब याद रखें इतना इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है कि अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ड होगा तो वो एक वर्ड वर्ब होगा। यानी कि यू कांट इमेजिन अ सेंटेंस विदाउट वर्ब। वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस हो नहीं सकता। किसी भी और पार्ट ऑफ स्पीच के बगैर सेंटेंस बन सकता है, वर्ब के बगैर नहीं बन सकता। जैसे देखें, शाहिद राइड्स अ बाइसिकल, तो शाहिद एक काम कर रहा है, एक्शन है। राइड वाला तो राइड वर्ब है। जमील हैज 3 डॉग्स, ही इज अ स्टूडेंट, तो हैज और इज जो हैं वो एक स्टेट, एक हालत, एक सिचुएशन, एक कंडीशन के बारे में बता रहे हैं, इसलिए वो भी वर्ब है। तो वर्ब एक्शन को भी बताता है, एक्शन के बारे में बताता है और स्टेट के बारे में बताता है। तो ये वेरी बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच है। आगे एडवर्ब, एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव या किसी भी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसे मीनिंग ऐड करता है, उसके बारे में कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन देता है। शी वॉक स्लोली, तो इसमें स्लोली वॉक के बारे में बता रहा है, इसलिए एडवर्ब है।
माई हॉर्स इज वेरी फास्ट, इसमें वेरी फास्ट के बारे में बता रहा है, और फास्ट एडजेक्टिव है तो इसलिए वेरी एडवर्ब है। शी वॉक्स वेरी स्लोली, स्लोली एडवर्ब है तो वेरी स्लोली के अंदर मीनिंग ऐड कर रहा है, इसलिए वेरी यहाँ पे भी एडवर्ब है। ठीक है, तो ये डिफरेंट कलर्स आपको ऊपर डेफिनेशन में डिफरेंट लिंक्स दे रहे हैं, आप इनको देख लें कि कौन किसको डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक हो गया। अब जरा मुझे ये बताइए कि किस फ्रेज में एडवर्ब है। तो आंसर है स्टडी हार्ड। इसमें हार्ड स्टडी के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किस तरह की स्टडी हो रही है। स्टडी वर्ब है तो हार्ड उसका एडवर्ब है। अच्छा, इसी तरह से अब इस सेंटेंस के बारे में जरा आपने मुझे बताना है कि इसमें कितने एडवर्ब्स हैं। तो आंसर है 3। कौन कौन से हैं? रियली, टू, अर्ली। रियली इसलिए एडवर्ब है कि वो वोकअप के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ठीक है। टू इसलिए एडजेक्टिव एडवर्ब है क्योंकि वो अर्ली के मीनिंग में एडिशन कर रहा है। और अर्ली इसलिए एडवर्ब है कि वो भी वोक के मीनिंग में एडिशन कर रहा है। तो इस तरह करके ये तीनों जो हैं वो एडवर्ब्स हैं, बट तीनों की रीजंस डिफरेंट हैं। आगे चलते हैं। तो प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन का आपस का रिलेशनशिप शो करता है, या नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ भी रिलेशनशिप शो किया जा सकता है इसके थ्रू। ये जो इन, ऑन, एट, अंडर, बीनीथ, बिलो, बाय वगैरह वगैरह, ये सारे एडवर्ब ही होते हैं, सॉरी प्रेपोजिशन होते हैं। अच्छा, और प्रेपोजिशन के बारे में एक बात बड़ी गौर से समझने वाली है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, और वो उस नाउन या प्रोनाउन के साथ मिल के एक ऐसा फ्रेज बनाता है प्रेपोजिशन, कि जिसको प्रेपोजिशन हेड करता है, और हम कहते हैं कि वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है। जैसा कि मैं अगर कहूं कि आई मेट हिम इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग एक इकट्ठा ऐसा वर्ड्स का ग्रुप है जो कि इकट्ठा मीनिंग दे रहा है, और इन उसको हेड कर रहा है, और मॉर्निंग उसके अंदर नाउन है। ठीक है। आई गेव अ बुक टू हिम, तो टू हिम में हिम प्रोनाउन है, जो टू के साथ मिल के एक इकट्ठा मीनिंग दे रहा है, टू हिम। टू इसको हेड कर रहा है और हिम उसके प्रोनाउन है, तो हम टू हिम को प्रपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। इसी तरह से जो पहला सेंटेंस है उसमें इन द मॉर्निंग को प्रपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। तो ये बात याद रखने वाली है कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा उसका कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आता है जिसके साथ मिल के वो प्रपोजिशनल फ्रेज बनाता है। और दूसरी जो बात जहन में रखने वाली है कि प्रपोजिशन वन वर्ड भी हो सकता है और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। जैसा कि ये एग्जांपल्स हैं, ऑन वन वर्ड है, अकॉर्डिंग टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ऑन बिहाफ ऑफ थ्री वर्ड्स का ग्रुप है, ड्यू टू टू वर्ड्स का ग्रुप है। मतलब अकॉर्डिंग टू मिल के एक प्रपोजिशन का काम करता है, ऑन बिहाफ ऑफ मिल के एक प्रपोजिशन का काम करता है, ड्यू टू मिल के एक प्रपोजिशन का काम करता है। राइट। तो इस तरह से करके ये प्रपोजिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आगे कंजंक्शन आता है जी। कंजंक्शन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो ज्वाइनिंग का काम करता है। वो टू वर्ड्स या फ्रेजेस या क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। अली एंड हमजा आर माई फ्रेंड्स, तो इसमें एंड जो है वो अली एंड हमजा को ज्वाइन कर रहा है, जो दो वर्ड्स हैं। ही प्लेज क्रिकेट इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, इसमें एंड इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग को ज्वाइन कर रहा है, जो कि दो फ्रेजेस हैं। ही इज माई फ्रेंड बट आई डोंट ट्रस्ट हिम, बट इसमें दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है, ही इज माई फ्रेंड, आई डोंट ट्रस्ट हिम, इन दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है कंजंक्शन, इसलिए हम बट को कंजंक्शन कहेंगे। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आएंगी, लेकिन यहाँ पे दो बातें याद रखना ज़रा ज़रूरी है कि फॉर एंड नॉर बट और येट सो, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके फर्स्ट फर्स्ट वर्ड्स, फर्स्ट फर्स्ट लेटर को लेके
फैन बॉयज का एक वर्ड बनता है जो आपके लिए याद रखने में आसानी है कि फैन बॉयज जो हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। और आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फैन बॉयज को याद रखेंगे तो आगे ग्रामर में बहुत सी जगहों पे इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरह से जो बाकी जितने भी हैं, ये बिफोर, अनलेस, ऑल्दो, इफ, अनटिल, सिंस, व्हेन, बिकॉज और इसके अलावा और भी हो सकते हैं बहुत सारे, ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। इनमें कोई एक वर्ड तो नहीं बनता क्योंकि ये फिक्स नहीं है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस तो यही 7 हैं फैन बॉयज वाले, इनके अलावा कोई नहीं है। कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है ना, ये सिर्फ फैन बॉयज वाले हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा जी, तो अब जरा देखना है कि इस सेंटेंस में कितने कंजंक्शंस हैं। तो आंसर है 2। यानी कि आफ्टर भी कंजंक्शन है। आफ्टर दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है। बेन एंड सिड केम, बेन एंड सिड कम, वी कैन लीव, ये दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने वाला आफ्टर है। और एंड जो है वो बेन और सिड को ज्वाइन कर रहा है, दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है। तो इस तरह से ये दोनों कंजंक्शन है, बट हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से। आगे आते हैं जी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो किसी भी सडन इमोशन को शो करता है। अब जाहिर है इमोशंस, जॉय, सैडनेस, हेट्रेड, लव, एंगर, सरप्राइज, या किसी भी तरह के हो सकते हैं इमोशंस। लेकिन इंटरजेक्शन हमेशा सडन इमोशन को शो करता है। सिर्फ इमोशन नहीं, सडन इमोशन। जैसा कि वाओ, गुडनेस, ऊप्स, डैम, आउच, ओह नो, हे, ये, वेल, आहा, हुर्रा, ब्रावो, अलास, इस टाइप का, मतलब किसी भी टाइप के सडन इमोशन को शो करने वाला वर्ड जो होता है वो कंजंक्शन होता है। अच्छा, अब आर्टिकल है। आर्टिकल अ वर्ड विच जनरलाइजेस और स्पेसिफाइज अ नाउन, किसी भी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है आर्टिकल। तो आर्टिकल नाउन को या जनरलाइज करता है या स्पेसिफाई करता है। ए एंड द, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं। डिटेल इनका इंट्रोडक्शन हम आर्टिकल के टॉपिक में ही पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल हैं और डेफिनेट आर्टिकल द है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और भी बात हमें जानना है कि ए और एन भी किसी नाउन के साथ ही आएंगे, द भी किसी नाउन के साथ ही आएगा। तो अगर हम कहें आई सॉ अ मैन, तो इसका मतलब हमने मैन को जनरलाइज कर दिया। अगर हम कहें द मैन वॉज रीडिंग अ बुक, तो इसका मतलब है कि हमने मैन को स्पेसिफाई कर दिया कि कोई स्पेसिफिक मैन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ए या द ने आके नाउन के मीनिंग में कोई ना कोई प्लस माइनस किया है ना। तो जो नाउन के मीनिंग में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ करता है वो क्या होता है? वो तो एजेक्टिव होता है। तो इसलिए फिर याद रखें, आर्टिकल बेसिकली एजेक्टिव है। इसलिए जो ग्रामेरियंस ये समझते हैं कि आर्टिकल एक अलग से पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, वो उसको एजेक्टिव में काउंट करते हैं। और जो ग्रामेरियंस ये समझते हैं कि आर्टिकल्स एक अलग से पार्ट ऑफ स्पीच है, उनकी भी बात कोई बहुत रॉन्ग नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज मीनिंग के लिए होती है। और आर्टिकल का जो मीनिंग है वो बाय डेफिनेशन तो नाउन को थोड़ा बहुत प्लस माइनस करता है, लेकिन इसका बाकी एडजेक्टिव्स के सारे बिहेवियर से एक डिफरेंट बिहेवियर है। ठीक है, ये ग्रामेटिकल चेंज लाता है। ये मीनिंग में उतनी चेंज नहीं लाता जितनी ग्रामर में चेंज लाता है। इस वजह से हम आर्टिकल को एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच समझ भी सकते हैं। तो बहरहाल एज अ स्टूडेंट आपको इस बहस में उलझने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि आर्टिकल है क्या। बाकी जहाँ तक मेरी प्रेफरेंस है वो ये है कि आर्टिकल अलग से कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है बाय डेफिनेशन। लेकिन प्रैक्टिकल लैंग्वेज में जब हम आते हैं तो फिर हम इसको एक अलग टॉपिक के तौर पर पढ़ते हैं। तो ये अलग कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बन जाता, सिर्फ एक टॉपिक अलग है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में भी ये एक पार्ट ऑफ स्पीच अलग से नहीं है, क्योंकि हमें ज़ाहिर है बाय डेफिनेशन देखना है, हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक का जो बेसिक फ्रेमवर्क है हम उसके साथ ही चलेंगे ना। लेकिन ये टॉपिक अलग से ज़रूर है एक। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।